सीएम योगी आज कैबिनेट के साथ करेंगे बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर भी होगी चर्चा। द केरला स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे सीएम। मंत्रिमंडल के साथ आज मूवी देखेंगे सीएम योगी। यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क के सहयोग से आयोजन। निकाय के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मई और जून में चलाया जाएगा जनसंपर्क अभियान। घर घर जाएंगे बीजेपी सांसद, वोटरों से करेंगे संवाद। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन के रवैये से सपा नाराज। लगाया भेदभाव का आरोप। प्रदेश अध्यक्ष करेंगे बड़ा खुलासा। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। आज तय होगा कि कार्बन रेटिंग होगी या नहीं। हाईकोर्ट में एएसआई ने रखी रिपोर्ट। आज वीसी के जरिए पेश होंगे अतीक के हत्या आरोपी। प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। तीनों को 14 दिन के लिए भेजा गया था न्यायिक हिरासत में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है प्रयागराज से, जहां पर अतीक के सहयोगी संजीव अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब होगा ईडी का शिकंजा। जल्द ही एक विशेष टीम कर सकती है संजीव अग्रवाल से पूछताछ। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। और पूछताछ में संजीव अग्रवाल की बेनामी संपत्तियों पर ईडी शिकंजा कसेगा। 32 करोड़ के अवैध बेनामी नगद लेन देन के मामले पर शिकंजा कसेगा। और संजीव अग्रवाल अतीक अहमद के बेहद करीबी माने जाते हैं। और कार्रवाई के दौरान करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई थी। पहले भी अतीक के लिए कई अवैध संपत्तियों की करी थी खरीद। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। और कार्रवाई के दौरान करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई थी, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज से आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर पहले भी अतीक के लिए कई अवैध संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई। और अतीक के सहयोगी संजीव अग्रवाल की अब मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पूरी तरह से मुश्किलें बढ़ी नजर आ रही हैं। अब ईडी का शिकंजा संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर भी होगा, यानी अब जो करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जल्द ही एक विशेष टीम जांच कर सकती है प्रॉपर्टी की। पूछताछ में संजीव अग्रवाल की बेनामी संपत्तियों पर ईडी शिकंजा कसने वाला है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 32 करोड़ के अवैध बेनामी नगद लेन देन के मामले पर भी शिकंजा कसेगा ईडी। और अब संजीव अग्रवाल पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अतीक अहमद के बेहद करीबी रहे हैं संजीव अग्रवाल। और कार्रवाई के दौरान करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हुई थी संजीव अग्रवाल की भी। पहले भी अतीक के लिए कई अवैध संपत्तियों की करी थी खरीद। प्रयागराज से अहम खबर, अतीक के सहयोगी संजीव अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब ईडी शिकंजा कसने वाली है, यानी जो अतीक के करीबी हैं उन पर भी सरकार का शिकंजा है। जल्द ही एक विशेष टीम संजीव अग्रवाल से पूछताछ कर सकती है। एक तरफ लगातार माफियाओं पर शिकंजा, दूसरी ओर जो माफियाओं की मदद करते हैं उनके साम्राज्य को खड़ा करने में, उन पर भी अब पूरी तरह से ईडी जो है वो नजर बनाए हुए है। और अब संजीव अग्रवाल की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अतीक अहमद के बेहद करीबी रहे हैं संजीव अग्रवाल, लेकिन अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें करोड़ों की संपत्तियों की जब्ती की बात सामने आई थी, यानी करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई थी। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और प्रयागराज से खबर, अतीक के सहयोगी संजीव अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तो संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूछताछ में संजीव अग्रवाल की बेनामी संपत्तियों पर ईडी शिकंजा कसेगा। और 32 करोड़ के अवैध बेनामी नगद लेन देन के मामले पर शिकंजा कसेगा। और पहले भी अतीक के लिए कई अवैध संपत्तियों की खरीद की थी। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रयागराज से खबर, अतीक के सहयोगी संजीव अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और संजीव अग्रवाल की प्रॉपर्टी पर अब ईडी का शिकंजा होगा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और जल्द ही एक विशेष टीम संजीव अग्रवाल से पूछताछ कर सकती है।
तो जल्द ही एक विशेष टीम संजीव अग्रवाल से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में संजीव अग्रवाल की बेनामी संपत्ति पर भी नजर और 32 करोड़ के अवैध बेनामी नकद लेन देन के मामले पर शिकंजा कसा जाएगा। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब में रहती थी अनबन, दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद रहा है। तो वहीं अतीक अशरफ भाई के साथ जिगरी दोस्त भी थे। अशरफ की पत्नी जैनब अपने मायके हटवा में रहने लगी, कुछ देर के लिए चकिया आती थी फिर लौट जाती थी। जैनब, आयशा नूरी और शाइस्ता परवीन अभी भी फरार हैं। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की तीनों ही आरोपी हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे, जहां पर अशरफ की पत्नी जैनब वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता के बीच बताया जा रहा है अनबन रहती थी और कुछ देर के लिए ही जैनब चकिया आती थी, उसके बाद वापस अपने मायके लौट जाती थी। हालांकि जैनब, आयशा नूरी और शाइस्ता तीनों ही उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के आरोपी हैं और तीनों फरार बताई जा रही हैं। प्रयागराज से खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच अनबन रहती थी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है और दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद रहा है। तो वहीं अतीक और अशरफ भाई के साथ साथ जिगरी दोस्त भी थे, यानी एक तरफ जहां दोनों भाइयों के बीच काफी ज्यादा लगाव था, तो वहीं दोनों भाइयों की पत्नियों के बीच आपस में नहीं बनती थी। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। तो ये अहम जानकारी। और उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के तीनों ही आरोपी हैं और फिलहाल तीनों ही फरार हैं। प्रयागराज से खबर, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब के बीच अनबन रहती थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, एक तरफ हमने देखा कि जो अतीक के करीबी थे अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं शाइस्ता से भी जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। फिलहाल जो अतीक के करीबी रहे हैं, क्या आप सब मुश्किल में नजर आ रहे हैं? जी, आपसे बता दें, जितने अतीक के करीबी थे, जो पहले इनके काले कमाई के साथ सहयोग करते थे, आज सब पे ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां होती दिखाई दे रही हैं और सब पे जो शिकंजा कसा जा रहा है। मामला यह है कि जितने इनके करीबी थे, सबसे वो पैसे का लेन देन करता था। जो काली कमाई थी वो सरकार जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से बचाने के लिए अपने करीबियों के अकाउंट में पैसा दिया करता था, या तो उनके प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करता था। ऐसे करके आपसे बता दें कि एक अनिल अग्रवाल है, कोई अनिल अग्रवाल है, उनको भी दिया था, जिसपे ईडी आज प्रयागराज में जो ईडी जांच कर रही है, उनकी 32 करोड़ की लेन देन की बात चल रही थी और 1.5 करोड़ की जो संपत्ति है उन्हें कुर्क करने का आदेश भी हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने धीरे धीरे जो गुत्थियां हैं, जो अतीक अशरफ क्या नाम है, अतीक अशरफ और अब तो अतीक का अतीत रह गया है, लेकिन शाइस्ता की जो कुंडली है, अब कुंडली प्रशासनिक अमला चाबुक कस रही है और कार्रवाई करने में आपसे बता दें छोड़ नहीं रही है। जितने इसके करीबी थे वो अब इससे भी दूर भग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है चंगुल कस रही है। तो सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम फंस जाए, और फंसने की डर के मारा है ये शाइस्ता और अतीक से भी दूर भगते दिखाई दे रहे हैं। और हाल ही में बता दें कि अभी जो नए जैसे जब से इनके जो वकील से रिमांड हुआ, पूछताछ हुआ, तब से नए खुलासे सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं मुसीबत शाइस्ता की कहे वो बढ़ती दिखाई है। शाइस्ता के जो परिवार है, बच्चों के ऊपर मुसीबत जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। और उसके बाद अभी भी प्रशासनिक अमला जो है, इनके जो परिवार के जो सगे संबंधी थे, आज वो उनके तार जो पहले करीबी थे, साथ में उठना बैठना और खाना पीना था, आज वो इनसे दूर कहीं ना कहीं भग रहे हैं। बिल्कुल, यानी एक तरफ करीबी परेशान नजर आ रहे हैं राहुल, क्योंकि अब उन पर भी ईडी का एक और शिकंजा है, दूसरी ओर सरकार भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। जिन्होंने भी अपराध के साम्राज्य के खड़े होने में मदद की है, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर शाइस्ता और जैनब के
इसके साथ ही आयशा नूरी अब तक फरार है। तीनों की तलाश सरकार को है, यूपी पुलिस को है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सबको लेकर लगातार पुलिस काम कर रही है, एसटीएफ भी काम कर रही है। अभी जानकारी सामने आई है कि अशरफ और अतीक की पत्नियों के बीच विवाद था, मतभेद था, आपस में बनती नहीं थी। जी जी हाँ, ये बात पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन हाँ अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो उसमें जैनब अशरफ में पड़ती नहीं थी, क्योंकि ये क्या नाम है, ये गुंडा किस्म के थे। वो हो सकता है ना उससे लाइक करती हो, और वो ये कहा करती थी कि कल ये जो आज आप कर रहे हो कल गलत होगा। इसी को देखते हुए मतभेद उनका बढ़ता गया, और आज तक आपसे बता दें, न तो शाइस्ता का न जैनब का जब तक शाइस्ता नहीं पकड़ी जाएगी तब तक खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब शाइस्ता पकड़ी जाएगी तभी खुलासा हो पाएगा। पुलिस रोज छापेमारी करती है। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। कहीं वो लोकेशन महाराष्ट्र, बंबई, उड़ीसा आता है, तो इसका मतलब है कि अभी पुलिस के हत्थे नहीं लगी है। जब तक पुलिस के हत्थे नहीं लगेगा लगी पाएगी तब तक वो खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन पुलिस एसटीएफ लगी हुई है। हो सकता है कि आज लमसम इसे 65 दिन बताया जा रहा है। 65 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। जब तक शाइस्ता गुड्डू मुस्लिम नहीं हाथ आएगी तब तक कोई खुलासा कह नहीं सकते कि क्या हो जाएगा, क्योंकि अब लेडी जान है, शाइस्ता लेडी जान जो है, इनके इनाम की जो राशि है वो भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि बढ़ाई जाएगी तो हो सकता है पुलिस की मुसीबतें जो पुलिस के हत्थे नहीं चल रही है और वो बच जाए। पर जो सरकार की मंशा है, गुंडा माफिया चाहे जो हो, उन पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो शाइस्ता का बचना नामुमकिन कहें, क्योंकि आज नहीं तो कल शाइस्ता पुलिस के हत्थे लग जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे जो इतने एक रिक्शा चालक का लड़का, एक रिक्शा चलाने वाला जो आज वो इतनी बेनामी संपत्तियां है कि हर राजस्थान से ले लें, गुजरात ले लें, प्रयागराज में तो आम बात है, प्रयागराज में तो उसका गढ़ई था, और आजमगढ़ ले लें, बलिया ले लें, सब जगह उसकी संपत्ति जो है, संपत्ति पे कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। कहाँ से आया पैसा, ये किसके संरक्षण में था जो इतना पैसा आया, इसे बताने वाला कौन? जब शाइस्ता आएगी, क्योंकि शाइस्ता जो थी इसके काले कमाई की आधे अधूरे पे नहीं पूरी साम्राज्य पे इसका राज चलता था, क्योंकि पैसे का लेन देन शाइस्ता करती थी। और शाइस्ता और अशरफ और इन तीनों का, और उसके बाद जो लड़के असद कहे, अली कहे, इन सबको जहां पे एक टाइम ऐसा था कि ये अतीक ने मंच से कहा था कि कुछ करो या ना करो, अब बच्चों को पढ़ाने से क्या होगा कि मजबूती हो जाए। किसी और को खुद शिक्षा देने वाला, और आज उनके हाथों में पिस्टल बंदूक सुनाया करता था। बिल्कुल साफ तौर पर तलाश है इन तीनों की, और देखना होगा कि आखिर कब तक यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ती हैं, और क्योंकि लगातार इन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर, एक तरफ जहां अतीक के करीबियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब तक अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि अभी जानकारी सामने आई है कि इन दोनों के बीच अनबन थी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। आगरा से खबर है, जहां पर एसटीएफ एतमादौला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई और कुरियर के बड़े कंटेनर चोरी करता था गैंग के 5 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। 50 लैपटॉप, 19 मोबाइल, लाखों की नकदी, कार बरामद। कासगंज में तैनात सिपाही समेत अन्य लोग भी शामिल। एतमादौला से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 50 लैपटॉप, 19 मोबाइल और लाखों की नकदी के साथ ही कार भी बरामद हुई है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और गैंग के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कासगंज में तैनात सिपाही समेत अन्य लोगों को लोगों की बात सामने आई है। एतमादौला से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये अहम खबर आगरा से है, जहां पर एसटीएफ एतमादौला पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई यहां पर हुई है। आगरा से बड़ी खबर, और कुरियर के बड़े कंटेनर गैंग चोरी करता था। गैंग के 5 शातिर सदस्यों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 5 शातिर सदस्य फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़े। 50 लैपटॉप, 19 मोबाइल और लाखों की नकदी और कार भी बरामद हुई है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और 50 लैपटॉप, 19 मोबाइल, लाखों की नकदी के साथ ही कार भी बरामद हुई है। ये अहम जानकारी। कासगंज में तैनात सिपाही समेत अन्य लोग भी शामिल। और अगली खबर है रायबरेली से, जहां स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे 8 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। लापरवाही बरतने पर एसपी ने एक्शन ले लिया है। भदोखर व मिल एरिया थाने में तैनात से सभी सिपाही। आईटीआई में बनाया गया है स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम में ड्यूटी होने के बाद गायब थे सिपाही। 13 मई को होनी है सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना, और जिसके बीच में आपको बता दें कि अब इन लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। भदोखर व मिल एरिया थाने में ये सभी सिपाही तैनात थे, लेकिन अब इन्हें सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। आईटीआई में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी होने के बाद भी ये सिपाही मौजूद नहीं थे, और स्ट्रांग रूम में ड्यूटी होने के बाद गायब थे सिपाही। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ 13 मई को होनी है काउंटिंग, और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे 8 सिपाहियों को फिलहाल निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। और आईटीआई में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भदोखर व मिल एरिया थाने में सभी सिपाही तैनात थे। आईटीआई में बनाया गया है स्ट्रांग रूम, और स्ट्रांग रूम में ड्यूटी होने के बाद गायब थे सिपाही। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 13 मई को होनी है सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना। 13 मई को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना होनी है। रायबरेली से खबर, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे 8 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने पर एसपी ने एक्शन लिया। भदोखर व मिल एरिया थाने में सभी सिपाही तैनात थे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, और आईटीआई में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भदोखर व मिल एरिया थाने में सभी सिपाहियों की तैनाती थी। लापरवाही के चलते इन पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईटीआई में स्ट्रांग रूम बनाया गया, और यहाँ पर अधिकारी थे जो लापरवाही करते हुए नजर आए हैं। और कानपुर से खबर, जहां बिल्लौर के तीनों वार्डों में आज पुनः होगा मतदान। कड़ी सुरक्षा में कुछ ही देर में शुरू होगा मतदान। विधायक के समर्थकों पर लगा था पानी डालने का आरोप। विधायक बोले उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज मतदान की बात सामने आई है। वार्ड 16, 22 और 25 पर होगा मतदान। कन्या पाठशाला, मदरसा इस्लामिया मतदान केंद्र पर मतदान होगा। तो मतदान कड़ी सुरक्षा में होगा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, विधायक के समर्थकों पर लगा था पानी डालने का आरोप। तो विधायक के समर्थकों पर पानी डालने का आरोप लगा था। विधायक बोले उनकी छवि खराब करने का प्रयास था। और अहम जानकारी आपको बता दें, और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, बताया जा रहा है कि आज कुछ वार्डों में पुनः मतदान होगा। मैडम, ये कल देर शाम 6 बजे की बात है, जब बिल्लौर नगर पालिका क्षेत्र के 3 बूथों पर मतपेटी में पानी और एसिड डालने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि मतदाता पेटी में पानी डाला गया था या एसिड डाली गई थी या स्याही डाली गई थी। तो इन तमाम बात विवाद के देर रात तक बात विवाद चलने के बाद जिलाधिकारी व निर्वाचन आयोग की ओर से 3 मतदान केंद्रों पर, 3 वार्डों पर, बिल्लौर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16, 22 और 25 में, इन तीनों वार्डों पर अलग अलग मतदान कराया जा रहा है, और कड़ी सुरक्षा के फोर्स में के मौजूदगी में मतदान कराया जा रहा है। बता दें कि इन सभी आरोपों के बीच भाजपा विधायक और स्थानीय विधायक यहाँ के राहुल बच्चा, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे थे, उनके समर्थकों के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने मतदाता पेटी में पानी डाला। हालांकि उनकी ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उनकी छवि खराब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा। उनकी एक हिंदूवादी छवि, नेता के तौर पर छवि, और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको छवि खराब करने के लिए इस प्रकार का विपक्ष प्रोपेगेंडा रच रहा, और उन्होंने स्वयं दोबारा मतदान की मांग करी थी प्रशासन की ओर।
बिल्कुल साफ तौर पर आज पुनः ही मतदान होगा, लेकिन कितने बजे से इसकी शुरुआत होगी और क्या जिस तरह से कल मतदान हुए थे? मतदान जिस प्रकार कल 7 बजे, सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, आज भी 7 बजे शुरू हुआ, लेकिन उस हिसाब का अभी उत्साह लोगों में, मतदाताओं में नहीं देखने को मिला है जो कल देखने को मिल रहा था। तमाम जो लगातार लोग अपने वोट डालने के लिए पोलिंग सेंटर तक पहुंच रहे थे, वो आज अभी कहीं ना कहीं कम दिख रहा है, क्योंकि प्रशासन की शक्ति बहुत ज्यादा हो गई है। कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद, कानपुर कमिश्नरेट के उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और तमाम सूचना यह भी मिल रही है कि कानपुर जिलाधिकारी भी कुछ देर में बिल्लौर आकर निरीक्षण कर सकते हैं, पूरे मामले की जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन की ओर से अलग अलग एडीएम स्तर और एसडीएम स्तर के अधिकारी भी नोडल के तौर पर बिल्लौर भेजे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए इन 3 वार्डों में चुनाव कराने के लिए, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका होने के साथ में तमाम तनाव को देखते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और बीएसएफ के जवानों के बीच में ही मतदान कराने की जिम्मेदारी ली है। जी बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बिल्हौर के तीनों वार्डों में अब दोबारा से आज मतदान हो रहा है और वही प्रक्रिया है जो कल जिस तरह से अपनाई गई थी। हालांकि आज लोगों में उतना उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कन्या पाठशाला, मदरसा इस्लामिया मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है। अब लोगों को दोबारा से पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ हम खबर आपको बता दें कानपुर से, जहाँ पर बिल्हौर के 3 वार्डों में आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान कड़ी सुरक्षा में हो रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कड़ी सुरक्षा में मतदान। आज इन 3 वार्डों पर दोबारा से विधायक के समर्थकों पर पानी डालने का आरोप लगा था, जिसके बाद अब दोबारा से मतदान होने की बात सामने आई है। अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां मत पेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। 137 नगर अध्यक्ष और 1418 सभासदों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है और 13 तारीख को होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 13 तारीख यानी कल नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। किसको मिलेगी हार और किसे मिलेगी जीत, ये 13 मई यानी कल साफ हो जाएगा। मतपेटियों को फिलहाल सील कर मतगणना स्थल पर सभी को भेज दिया गया है। बुलंदशहर में 6 जगह मतगणना स्थल बनाए गए हैं। मतगणना स्थल पर मतपेटियों की सुरक्षा की गई चाक चौबंद। मतपेटियों की सुरक्षा व्यवस्था में भारी सुरक्षा बल लगाया गया है। तो कल मतगणना के साथ ही नतीजे सामने आ जाएंगे। कल मतगणना होगी, 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां मतपेटियों में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। तो मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। 137 नगर अध्यक्ष और 1418 अन्य प्रत्याशियों की किस्मत खुलेगी। 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। किसकी हार होगी और किसे जीत मिलेगी, ये 13 मई यानी कल स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। मतपेटियों को सील कर फिलहाल मतगणना स्थल पर रखा गया है और इनकी निगरानी करने के लिए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई भी दिक्कत न होने पाए और मतगणना स्थल पर मतपेटियों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर में मतपेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है और 137 नगर अध्यक्ष और 1418 सभासदों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। 13 तारीख को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। नतीजे सामने आ जाएंगे। किसे हार मिलेगी और कौन जीत का परचम लहराएगा, ये भी साफ हो जाएगा। मतपेटियों को सील कर फिलहाल मतगणना स्थल पर भेज दिया गया है और इसके बाद यहीं पर 13 मई यानी कल मतगणना शुरू होगी। और फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मतपेटियों की सुरक्षा व्यवस्था में भारी सुरक्षा बल लगाया गया है। शाम 6 बजे समाप्त हो गया और जितनी भी पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने मतपेटियों को लेकर स्ट्रांग रूम पे आ चुके हैं। देखिए, हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इस वक्त जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो शंभूनाथ इंटर कॉलेज में बनाया गया है, जो शिकारपुर नगर पालिका में है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जो पेटियां रखी हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, जिससे कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके, उसको लेकर देखिए मेरे साथ मौजूद है एसडीएम शिकारपुर अवनीत कुमार द्विवेदी। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाई है और किस तरह की यहाँ व्यवस्था की है। तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से पोलिंग समाप्त हो चुका है और 6 बजे के बाद पेटियां आ चुकी है, उसको लेकर किस तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है?
देखिए, जैसा कि आप विदित हैं, आज द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ है बुलंदशहर जनपद में। यहाँ तहसील शिकारपुर के अंदर आने वाली 3 नगर निकाय, जिसमें नगर पालिका परिषद शिकारपुर, नगर पंचायत पहासू और नगर पंचायत छतारी, इन पे सकुशल हमारा जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। अब जो मतपेटिकाएं हैं वो यहाँ रिसीव कराई जाएंगी। उसके अलावा यहाँ स्ट्रांग रूम बनाएंगे 3। उसके अलावा यहाँ 2 लेयर में सिक्योरिटी अरेंजमेंट रहेगा, जिसमें इनर कार्टन और आउटर कार्टन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक लॉग बुक रखी जाएगी कि जो भी अधिकारी या जो भी एजेंट या जो विजिट करना चाहें तो उसके बाद ही उनकी एंट्री कराई जाएगी। अच्छा सर, गेट पे जिस तरह से गेट बनाया गया है स्कूल का, उस गेट पे अंदर आने की भी किसी के लिए अनुमति दी गई है आपके द्वारा, या जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती उससे पहले अन्य कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता है क्या? देखिए, इसमें जो एजेंट और जो प्रत्याशी हैं वो गेट के बाहर रहेंगे। हालांकि जो अधिकारी हैं जैसे डीएम साहब हो गए, एडीएम साहब हो गए या हम लोग हो गए, वो आ सकते हैं, लेकिन उस सब की एंट्री जो है वो लॉग बुक में होगी, जो गार्ड के पास रहेगी, जो लोग यहाँ ड्यूटी पे रहेंगे। अच्छा सर, मेरे साथ देखिए सीओ शिकारपुर भी मौजूद हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि कितने पुलिसकर्मी मत पेटियों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए, उनसे बात करें। सर, सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कितना पुलिस फोर्स लगाया गया है? देखिए, जैसा कि अभी पूर्व में एसडीएम साहब द्वारा बताया गया, यहाँ शंभूनाथ इंटर कॉलेज शिकारपुर में हमारा स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ 2 लेयर में सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, एक इनर कार्डन, एक आउटर कार्डन, जो 2 शिफ्ट में यानी 2 पालियों में ये ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और इनको मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो एक है जिसमें एक उप निरीक्षक और 4-5 हमारे कांस्टेबल स्तर के लोग रहेंगे, वो अंदर की सुरक्षा देखेंगे, और एक उप निरीक्षक और 4-5 कांस्टेबल जो बाहर की व्यवस्था आउटर कॉर्डन के लिए रहेंगे। उसके अलावा जो संबंधित थाने की मोबाइलें हैं वो भी लगातार इस परिसर के आसपास भ्रमणशील रहेंगी, ताकि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जब तक मतगणना की समाप्ति होकर के और विजयी प्रत्याशियों की घोषणा न हो जाए तब तक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे। देखिए, हमारे साथ मौजूद है एसडीएम शिकारपुर और सीओ शिकारपुर। उन दोनों का कहना है कि मतपेटियों पे भारी सुरक्षा बल लगाया गया है। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है उससे पहले अंदर आने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ उच्च अधिकारियों के अलावा उच्च अधिकारी भी आएंगे तो एक लॉग बुक बनाई गई है, जिसमें लॉग बुक में सभी जो भी अंदर आएगा उसकी एंट्री की जाएगी। अब देखना यह होगा कि 13 तारीख को जो भविष्य तय करेगा, जो भविष्य मतपेटियों में बंद हो चुका है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।